क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पहले ये देखें। सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। ये जो भारत में क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, कि भारत में ऐसा कोई लोकतंत्र का फॉर्मेट था नहीं। हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन, उससे पहले मुगलों का शासन, और ऐसा शासन था इसमें लोकतंत्र की कोई जगह थी नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ आपको कि ये तय हो गया था आजादी के आंदोलन के टाइम में ही कि हमारे यहाँ कोई राजतंत्र नहीं होगा, हमारे यहाँ लोकतंत्र। अब लोकतंत्र स्थापित कैसे किया जाए, कौन सा किया जाए, क्या तरीका होगा, अब इसके लिए बहुत बड़ा माथापच्ची था। और बहुत इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भूभाग, एक महादेश के समान, इतने टाइप के लोग, कैसे इलेक्शन कराया जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हम जानेंगे चुनाव आयोग का गठन कैसे किया गया, चुनाव आयोग का क्या काम होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम पहले चुनाव पे रोशनी डालेंगे कि पहला चुनाव कैसा रहा, कैसे चुनाव कराया गया। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का कितना वर्चस्व था। ठीक है, जो पहला 3 चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ही क्यों छाया रहा, कि उसके पीछे क्या कारण था, कि तीनों हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती रही, राज्यों में भी केंद्र में भी, उसके पीछे क्या कारण थे। फिर हम पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि धीरे धीरे विपक्षी पार्टियां कैसे आपको सामने आई कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए, और विपक्षी पार्टियां क्या होती है, उस समय आजादी के बाद कौन कौन सी विपक्षी पार्टी थी, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती की, तो प्रत्येक देश या समाज के लिए अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका शासन किस प्रकार संचालित होगा। हर देश क्या करता है, एक फॉर्मेट बनाता है अपने, कैसा उसका शासन चलना है, शासन व्यवस्था कैसे चलाना है उसका। ठीक है, चाहे वो राजतंत्र रखेगा, लोकतंत्र रखेगा, तानाशाही व्यवस्था रखेगा, लोकतंत्र में भी कैसा रखेगा। 11वीं कक्षा में आपने नागरिक शास्त्र में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप के लोकतंत्र होते हैं, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, सब अलग अलग होते हैं। तो ये चुनौती थी, कैसा रखना है आपको। सरकार या समाज कोई ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है आपको उसको, ठीक है, जो इन सभी समस्याओं का समाधान करे, और इसके लिए लोकतांत्रिक राजनीति से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और आजादी के बाद भारत ने भी लोकतंत्र को अपना लिया था। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजनीति का सिंपल सा मतलब होता है चुनाव उसका अभिन्न अंग है, चुनाव होगा ही होगा, चुनाव के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो बात करें चुनाव आयोग के गठन का, तो ये भी आपने 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा, और मुझे लगता है नहीं भी पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें भी आप लोगों का वो चैप्टर कोविड की वजह से हटा दिया था चुनाव। ठीक है, तो पता चले कि आप कभी चुनाव के बारे में पढ़ ही नहीं पाए। तो चुनाव आयोग के गठन की बात करें तो संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही नई निर्वाचित सरकार चुनने के लिए जनवरी 1950 में आपको एक चुनाव आयोग का गठन किया गया, एक इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का गठन किया गया। समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, समय समय में किया गया है। ओके नंदनी, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, ये निशु आपने तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया, तो कैसे बात करेंगे आप, आपका ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। चलो, गठन किया गया और सुकुमार सेन, याद रखना, सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, और इस आयोग का कार्य पूरे देश में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना था। ठीक है, सर वो किसी भी चुनाव आयोग का एक ही, कुमार, इसका है सुकुमार होगा, सुकुमार नहीं होगा, सुकुमार सेन है यार, सुकुमार सेन। ठीक है, इनका नाम है सुकुमार सेन। ठीक है, तो सुकुमार सेन को आपको भारत का पहला चुनाव आयोग नियुक्त किया गया था, और इस आयोग का कार्य पूरे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना था। हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसे चुनाव कराने में, क्या क्या होगा। हेलो निशु, अनम्यूट कर सकते हो आप, आपका ऑडियो कनेक्ट हो गया है। हेलो, आ रही मेरी आवाज आपको? हाँ जी सर, आ रही है। चलिए आगे देखते हैं चुनाव आयोग के काम। चुनाव आयोग के क्या क्या काम होते हैं, चुनाव आयोग क्या क्या करवाता है। सबसे पहले क्या करता है, वो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। सीमांकन मतलब आपको पता ही है, मान लो
कोई भी एक्स राज्य है, स्टेट है, वहां पे मान लो 60 विधानसभा के क्षेत्र सीट है, तो उसमें बांटेगा 60 टुकड़ों में उस पूरे राज्य को, एरिया बनाएगा कि इस विधानसभा में कौन कौन से जिले में आएगा, या कौन कौन पंचायत ब्लॉक आएगा, या लोकसभा का क्षेत्र 545 है, पूरे देश में 543 जो है, तो 543 टुकड़ों में बांटेगा। ठीक है, ये सीमांकन करना निर्वाचन आयोग का काम है। वो निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है कि कौन सा जिला या कौन सा ब्लॉक, कौन सा गांव, कौन सा पर्सन किस में बिलोंग करेगा, कौन से जगह में। आप देखते हो वोटिंग होता है तो हर बूथ होता है, बूथ वाइज, जिसका नाम जिस बूथ पे रजिस्टर्ड होता है वो उसी बूथ पे जाकर अपना वोट डालता है। ठीक है, अगर एक गांव में भी वोटिंग होता है तो हो सकता है गांव में 2-3 जगह वोट हो रहा हो। ठीक है, तो जिस बूथ पे जिसका है वार्ड वाइज वो जाते हैं अपना करते हैं। ठीक है, फिर मतदाताओं की सूची तैयार करना, देखते ही है हमेशा ये काम चलता ही रहता है। और आप बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे टीचर बहुत ज्यादा काम करते हैं भाई यही। ठीक है, कि नए मतदाताओं को जोड़ना, जो मतदाता ऊपर को निकल लिए या कहीं शिफ्ट हो गए उनका नाम काटना। ठीक है, और एड्रेस चेंज करना, नाम में अशुद्धि है उसको सही करना, ये सालों भर भाई ये चलता रहता है इनका। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग के पास करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी राजनीतिक दल है उसे चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही देता है। अगर कोई बिना पार्टी का इलेक्शन लड़ता है निर्दलीय, उसको भी आपको चुनाव चिन्ह कौन देगा, निर्वाचन आयोग ही देगा। उसकी मान्यता भी अगर पार्टी खत्म करनी हो तो वो भी निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना इसका काम है, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराना। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन करना। हर 10 साल पे जनगणना होता है, आपको पता ही है, जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, घटने वाली तो है नहीं हमारे यहाँ, तो बढ़ती जाएगी जनसंख्या, तो जनसंख्या के अनुपात में कुछ सीटें भी बढ़ेगी या कुछ सीटें भी इधर से उधर सीमांकन होगा। तो समय समय पर सीमांकन करना, फिर से निर्धारित करना कहाँ कितनी सीटें होगी। आगे बात करें इसका क्या काम है, तो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। अब ये वर्ड क्या होता है, चुनाव आचार संहिता, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड। ठीक है, ये वर्ड है कि चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है, चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है आपको कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाए कि अब इलेक्शन इस राज्य में है या देश में है, अब उसके बाद कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कोई चीज फ्री में नहीं बांट सकता, या कोई घोषणा नहीं कर सकता कि हम ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं कर सकता। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आप धार्मिक या किसी अन्य प्रकार की बातें नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा प्रतिबंधित किया जाता है इसके अंतर्गत चुनाव आचार संहिता लगा के। अगर आप ऐसा करते पाए जाते तो आपको केस दर्ज होता है, हो सकता है आपको कार्रवाई हो, आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाए। तो बहुत सारी चीजें होती है चुनाव आचार संहिता में। संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। ठीक है, जितने भी संसद में चुन के आते हैं, जितने भी विधानसभा में चुन के आते हैं, उनकी लिस्टिंग करना, क्योंकि ये फिर राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इनके लिए पूरा काम है। और सिर्फ लोकसभा विधानसभा ही नहीं, आपको राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, या विधान परिषद का हो गया, राज्यसभा का हो गया, इन सभी चुनावों का निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण सब आपको निर्वाचन आयोग करता है। कुल मिला के अगर एक शब्दों में कहें, सिंपल सी बात, तो निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी सभी काम देखता है, सभी काम उसके अंदर आता है। और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो किसी सरकार के नीचे काम नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर कह सकते हो है। ठीक है, और वो अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता है। तो ये है निर्वाचन आयोग। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो आप। Issue any question? नो सर। सर मतदाताओं की और सूची में नाम जोड़ना या हटाना तो बीएलओ का काम होता है ना? आप तो बीएलओ किसके अंदर काम करते हैं? सर आपने बोला किसका बंदा टीचर। होता है? हाँ, तो वो टीचर जो बीएलओ होते हैं वो किसके बंदे होते हैं? सर पता नहीं। वो निर्वाचन आयोग के बंदे होते हैं, सरकार के नहीं होते हैं। निर्वाचन आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं होता इतना, इसलिए वो शिक्षकों की सहायता लेता है, उसे बीएलओ बना के, बूथ लेवल ऑफिसर बना के उस बूथ से संबंधित सभी मतदाता सूची का सुधार करवाता है आपको। ठीक है, तो सब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। चुनाव संबंधी सभी काम निर्वाचन आयोग ही करता है।
ठीक है। तो ओके चुनाव सर। आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाई, उस समय जब चुनाव पहला होने वाला था, अब पहला ही चुनाव था, कठिनाई तो होने ही वाली थी, तो सबसे बड़ी कठिनाई आई सीमांकन का और मतदाता सूची बनाने का। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। भाई देश तो हमारा छोटा था नहीं, जनसंख्या कम थी नहीं हमारी, तो चुनाव कराने से पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन आवश्यक था। इसके विचार निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान नहीं हो सकती थी। इसके साथ ही वयस्क व्यक्तियों की सूची अर्थात मतदाता सूची की आवश्यकता थी, जो निर्वाचन आयोग के लिए एक प्रमुख समस्या थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई लिस्ट नहीं था हमारे पास, ऐसा कोई सूची नहीं था, सब कुछ नए सिरे से बनाना था। अभी जैसे 18 साल की आयु है चुनाव में भाग लेने की, वोट डालने की, उस समय 21 साल था, 3 साल ज्यादा ही था, बाद में उसको 18 किया गया है। मतदाता सूचियों का पुनर्लोकन करना, क्या हुआ कि एक बार मतदाता सूची जब बन जाता है ना, तो फिर उसको क्रॉस चेक किया जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो जब पहली बार मतदाता सूची जब बना, तो सर्वप्रथम जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हुआ, तो ज्ञात हुआ कि 40 लाख महिलाओं का नाम ही मिसिंग है, दर्ज ही नहीं हो पाया। ठीक है, अखबारों में उसको दिया गया इश्तिहार में कि भाई ये मतदाता सूची है, आप लोग चेक कर लीजिए, जिन जिनका नाम नहीं है वो कोई केंद्र बना दिया गया, वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें, अपना नाम दोबारा जुड़वा लें। ठीक है, तो पता चला 40 लाख महिला तो ऐसे ही छूट गए। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात थी, ऐसे कैसे हो रहा था, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां है, कहीं जंगल है, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, वहां से लोगों को ढूंढना, लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम था। डिजिटल युग तो था नहीं भाई आज का वाला, तो ऑनलाइन भी कोई मतदाता सूची बना ले अपना मतदाता पहचान पत्र। उसके बाद साथ ही मतदाता सूची में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां शामिल थी, वो अभी भी होती है, देखते ही है, किसी का नेम का स्पेलिंग गलत है, किसी का फादर नेम गलत, किसी का एड्रेस गलत, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत। जब अभी ये हाल है तो उस समय आप सोच सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। तो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थी, अतः मतदाता सूची की पुनः समीक्षा कर सुधारने का निर्णय लिया गया, दोबारा सुधारा गया इसे। मतदान की विशेष पद्धति लागू करना, अब ये भी एक समस्या था कि मतदान कराया कैसे जाए, कौन सा चुनाव कराया जाए। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली। तो हमने साधारण बहुमत प्रणाली नॉर्मल इलेक्शन में अपनाया, क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत प्रणाली में क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, ज्यादा हिसाब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चूंकि हमारे मतदाता उसमें शिक्षित नहीं थे, पहला चुनाव था, इतना बड़े देश में चुनाव होना था, तो हमने साधारण बहुमत प्रणाली अपनाया। उस समय टोटल 17 करोड़ मतदाता थे, याद रखना, 17 करोड़ मतदाता थे आपको, और 3200 विधायक चुनने थे, अलग अलग राज्यों से 3200 विधायक, और सांसद थे 489 लोकसभा में। अभी कितने हैं? 543, तो 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, होते हैं, जो कि अभी है नहीं। और इसके अतिरिक्त इन मतदाताओं में केवल 15% ही शिक्षित थे। आफत ये थी कि 17 करोड़ में सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे। अब आप सोच सकते हो कि क्या लेवल था देश में शिक्षा का। अतः मतदाताओं की किस प्रकार वोटिंग कराई जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। वोटिंग कैसे कराए, मतलब इतना आसान कोई तरीका अपनाया जाए कि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, सबके समझ में आ जाए, ज्यादा 3-13 ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा किया गया। फिर देखते हैं अधिकारियों और चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण। इतने बड़े क्षेत्रफल और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए प्रशिक्षित अधिकारियों और चुनाव कर्मियों की आवश्यकता थी। इसके लिए 3 लाख से अधिक अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना भी एक मुख्य समस्या थी, क्योंकि चुनाव तो पहली बार हो रहा था, कैसे चुनाव कराना है। अब उससे चुनाव से संबंधित जो कर्मचारी थे उसे भी ट्रेनिंग देनी थी भाई कि आपको कैसे चुनाव कराना है। तो टोटल 3 लाख आपको कर्मी थे जिसको ट्रेनिंग दिया जाना एक समस्या था भाई, इतने बड़े पैमाने पे कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग तो हो नहीं रही थी भाई। ठीक है, तो ये था भाई प्रथम चुनाव में आने वाली कठिनाइयां। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर रेज करें, पूछ सकते हैं। निशु आपने हैंड रेज कर रखा है तो पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? नंदनी आपका कोई क्वेश्चन? ऐसी तो सेटिंग आ गई, हम खुद को म्यूट कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। पता नहीं आपकी आवाज कट रही है, आपके पास चैट पे लिखने हैं, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा।
प्रथम आम चुनाव की बात करें कि पहला चुनाव कैसा गुजरा भाई, तो भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 में हुआ। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि देखने आपने देखा ही कितनी सारी समस्याएं थी इस चुनाव में। ठीक है, ये अब जब हमें 47 में आजादी मिल चुकी थी, फिर भी हमें 51 में जाके आपको 4 साल बाद जाके हमें इलेक्शन कराना शुरू किए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सोर्स इकट्ठा करना, ठीक है, इतना बड़ा आपको तैयारी करना, ट्रेनिंग देना, मतदाता सूची बनाना, सीमांकन करना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, इस काम को अंजाम देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए समय लगा। और उसके बाद आपको प्रथम चुनाव 51 में शुरू हुआ। ठीक है, जो अक्टूबर 51 से लेकर फरवरी 52 तक चला, लगभग 6 महीने। ठीक है, तो आज 6 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाता है, इधर से उधर चुनाव खत्म, लेकिन उस समय आपको पूरे 6 महीने लग गए चुनाव कराने में। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर इस चुनाव में कुल 17 करोड़ मतदाताओं ने अपने 489 विधानसभा और 3200 विधायकों को चुना। ठीक है, प्रत्येक सीट के लिए औसतन 4 उम्मीदवार खड़े थे। अगर एवरेजन लगाओ तो 4 उम्मीदवार प्रत्येक सीट पे थे। कहीं पे हो सकते 20-25 हो, कहीं पे 2 हो, लेकिन 4 थे एवरेज में अगर देखा जाए। ठीक है, सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार क्या होता है, ये आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चैप्टर कट गया तो नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जिसके अंतर्गत उन्हें एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद अपने मत के द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, शासन में वो भाग ले सके। ठीक है, ये अवसर उन्हें मिलता है। और भारत के 61वें संविधान संशोधन में मत देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष जो अभी है। विभिन्न देशों में आपको क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार में सबको ये अधिकार प्राप्त है, जितने भी 18 साल से ऊपर होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे आपको गरीब हो अमीर हो, किसी भी धर्म जाति कहीं का सबके है, सब बराबर है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत जगह तो आपको पचबिली लिस्ट में आपको पता चलेगा कि औरतों को, फीमेल को दिया ही नहीं गया है आपको वोटिंग राइट। ठीक है, उनको वोटिंग राइट ही प्राप्त नहीं है, जो कि बहुत ही अनुचित है। आज के विश्व के विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की निर्धारित आयु भिन्न भिन्न है। जैसे भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में 18 वर्ष, स्विट्जरलैंड में बात करें तो 20 साल, नॉर्वे में 23 साल, जबकि हॉलैंड में 25 साल है। ठीक है, हर जगह अलग अलग है। मतदान के परिवर्तित स्वरूप की बात करें तो आप देख ही रहे हो, उस समय बक्से में आपको पता है पहले जो पहला चुनाव हुआ था क्या हुआ था, अगर एक सीट पे 10 बंदे खड़े हैं एक किसी पोस्ट पे, तो 10 बक्से रखे जाते थे उसके नाम के साथ, लोग वोट करके उसके बक्से में डालते थे। बाद में जब बक्से बहुत ज्यादा होने लगे तो फिर दिमाग लगाया गया कि सारे बक्से एक ही बक्से में सबको डलवाने लगे और एक ही पर्चे पे सबका नाम छाप के बोले मोहर लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के धीरे धीरे तो अब तो ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया, जाके बटन दबाओ वोट पड़ गया। ठीक है, और काउंटिंग में पहले 2-2 दिन लगते थे, 3-3 दिन, बैलेट बॉक्स निकाला, फिर उसको सीधा किया, फिर गिना, बंडल बनाया, बहुत लंबा काम था। अब तो बस सुबह काउंटिंग शुरू होती है 12-1 बजे, 2 से 3-4 घंटे में सबका रिजल्ट आ जाता है, तो बहुत ही फास्ट हो गया है। तो मतदान का स्वरूप बहुत बदल चुका है पहले से। तो अब बात होगी पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का। अभी तक का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लीजिए। नंदनी, आई थिंक अब आपको आवाज आ रही होगी, तो एक बार सुनिए, बताइए। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब आ रही है, बताइए। सर तो मैंने ये बोला था कि सर आपने तो ये सेटिंग कर दिया ना कि हम अनम्यूट हो सकते हैं, अच्छा, तो चलिए। मैं कर लिया करूंगी अनम्यूट। वैसे सर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन? नहीं है। नो नो सर। क्वेश्चन, ओके ओके। निशु, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, सर पाकिस्तान में एज क्या है वोट देने की? पाकिस्तान में एज भी शायद 18 साल ही होना चाहिए, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। - 21 ईयर है शायद। ओके सर।
सत्ता का प्रयोग फाइनली करते हैं 27 का। मैम पाकिस्तान के बारे में ज्यादा हम ध्यान देते नहीं है। ओ गुरप्रीत आ गए हैं, ओके। हाय गुरप्रीत, कैसे हैं? बहुत देर आए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बहुत देर आया। सर ठीक है, मार्केट गए होते। कोई नहीं, हैप्पी धनतेरस आप सबको। चलिए सेम टू यू देखते हैं पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व के बारे में बात करते हैं कि पहला 3 चुनाव में आखिर कांग्रेस ही क्यों जीत रहा था बार बार। ठीक है, ऐसा क्या था कि कांग्रेस ही जीता जा रहा था? उसके पीछे वजह ये थी, मोटे तौर पे बताऊं तो कांग्रेस एक संस्था थी जिसका आपको निर्माण किसी और उद्देश्य से हुआ, बाद में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया, तो सभी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक वो आंदोलन का स्वरूप था। लेकिन चुनाव के बाद वही राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई। अब कांग्रेस को तो सब जानते थे शुरू से ही, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, आजादी की लड़ाई लड़ते थे वो। अब उसी वही फिर पार्टी बन गई जाके, ना नाम चेंज हुआ ना लोग चेंज हुए उसमें। तो उसको भाई लोग जानते थे, पॉपुलर था, इसीलिए उसे वोट मिले। अब नई पार्टियां थी, उसे लोग, उस समय कोई मीडिया तो था नहीं भाई ऐसा जो तुरंत पार्टी बनी और टीवी के माध्यम से पता चल गया, अखबार में उतना जागरूक थे नहीं जनता, इसीलिए लेट लगा आपको। ठीक है, शुरू में उसका वर्चस्व कायम रहा। तो कांग्रेस पार्टी का उद्गम 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम, एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, एओ ह्यूम ने। ठीक है उस समय ये क्या था कि पार्टी नहीं था, एक व्यापारिक वर्गों का एक समूह। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो आंदोलन में तब्दील हो गया। 20वीं सदी में इस पार्टी ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और यह एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ गई। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी बन गई है धीरे धीरे जाके। ठीक है, पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटों में कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई, इतना ज्यादा सीट जीता उसने। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको सिर्फ 16 सीटें मिली थी। आप सोच सकते हो कितना फर्क था। एक पार्टी को 364 मिला, जो 2 नंबर पे था उसे सिर्फ 16 सीटें मिली थी, और लोगों का तो हाल पूछना ही नहीं है। तो लोकसभा के साथ ही सभी विधानसभाओं के भी चुनाव कराए गए थे, क्योंकि उस समय चुनाव हुए थे लोकसभा विधानसभा के एक साथ ही हुए थे सबके। ठीक है, कराए गए, तथा इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली, कुछ राज्यों को छोड़ के। जैसे त्रावणकोर, कोचीन में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। ठीक है, मद्रास में जीत नहीं मिली कांग्रेस को, उड़ीसा में जीत नहीं मिली थी। इन राज्यों को छोड़ दो तो बाकी जगह पे उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, उसकी सरकारें बनी थी। तो ये था पहला चुनाव। दूसरा आम चुनाव 57 और तीसरा 62 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखते हुए 3/4 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने अपना वर्चस्व कायम रखा शुरू के 3 चुनावों में 15 साल। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या थी, उस वजह को देखें। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति या उसका कारक देखें क्या था। सबसे पहले था राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, पहले मैंने बताया कि ये पार्टी राजनीतिक तो बाद में हुई, पहले ये आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी थी, तो फायदा मिलना ही था, हर किसी को पता था भाई इस पार्टी के बारे में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भूमिका थी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के फलस्वरूप ही आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ। क्योंकि भाई एक अनपढ़ आदमी भी कांग्रेस का नाम सुन रखा था, उसे पता था कांग्रेस मतलब वो गांधी जी वाले, कांग्रेस मतलब नेहरू जी वाले। ठीक है, कांग्रेस का मतलब सबको पता था, वही जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस वाले। ठीक है, तो ये फायदा हो गया इन्हें चुनाव में कि इन्हें एक पहचान मिली, क्योंकि भाई उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी, आपको पता ही है, कम्युनिकेशन नहीं थे इतने अच्छे। उसके बाद आपने लिटरेसी रेट के बारे में बात की कि सिर्फ 15% की लिटरेसी रेट थी। ठीक है, अब 15% की लिटरेसी रेट आप समझ सकते हो कितना कम होता है और कितने कम जागरूक जनता होंगे। अब आज के दौर में तो भाई कहीं कोई चीज होती है, नई चीज आती है, तुरंत हमें अभी आएगी, 5 मिनट में वायरल हो जाएगा कोई सी चीज। लेकिन उस समय ये सुविधाएं नहीं थी, तो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये मिला। अगला क्या था, चमत्कारिक नेतृत्व। कांग्रेस के पास क्या था कि लीडर थे। ठीक है, क्योंकि वो सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लीडर थे, आपको पता ही है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भाग थे उसके कुछ दिनों तक। ठीक है, और भी बड़े बड़े नेता थे भाई इसमें, तो इनको लोग जानते थे। ठीक है, इसीलिए इसका फायदा भी इसे मिला आपको। उस समय कांग्रेस पार्टी में सत्ता उन नेताओं के हाथ में थी
जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, सभी जुड़े थे आपको किससे? आजादी की लड़ाई से। विरोधी दलों का अभाव, प्रथम 3 चुनावों में क्या था? विरोधी दल तो था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि भाई इक्का दुक्का जो थे छोटे छोटे विरोधी दल थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, या वो पूरी देश में उनकी पहुंच नहीं थी, लोग उन्हें जान नहीं पा रहे थे, तो उनका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं था, जो कांग्रेस को कोई टक्कर ही नहीं दे रहा था। सामने जब विपक्षी नहीं होगा, टक्कर देगा ही नहीं, तो सत्ता पक्ष तो विजयी होगा ही। तो यही हाल रहा कि कांग्रेस विजयी होता गया। कांग्रेस का जन आंदोलन का स्वरूप, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस का स्वरूप प्रारंभ से जन आंदोलन से था, ठीक है। हर किसान का मुद्दा हो, चाहे आपको मजदूर का मुद्दा हो, गांधी जी हर जगह गए थे, गांधी जी ने प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच ये धारणा थी कि कांग्रेस आम लोगों की पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस आंदोलन में भाग ली है, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोगों का एक अटूट विश्वास इसके प्रति थी, एक आस्था थी जुड़ी हुई थी कि ये एक अच्छी पार्टी है जो हमारा भला कर सकती है और सिर्फ यही कर सकती है। तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा आपको कह सकते हो फायदा था। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। गुरप्रीत कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नो क्वेश्चन सर। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके चलिए। अब आगे देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे कि विरोधी पक्ष का उदय कैसे हुआ। उस समय विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां कौन कौन सी थी, धीरे धीरे अब कैसे वो तब्दील हुई आगे चल के, जो कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आई। और आज आप ये हालात देख ही रहे हो कि कांग्रेस कहाँ पहुंच गई और विरोधी पार्टियां सत्ता में आ गई अब आपको, ठीक है। तो संसद में सांसदों तथा विधानसभाओं में विधायकों का वह समूह जो शासक दल में शामिल नहीं होता, लेकिन जिसकी सरकार नहीं होती है जिस पार्टी की, ठीक है, जो अपोजिट होता है उसे हम विरोधी पक्ष कहते हैं, आपको पता ही है। उसका काम क्या होता है? सत्ता पक्ष अर्थात सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का पूरा करने के लिए दबाव बनाना। जैसे हमेशा सरकार के खिलाफ विरोध करना, कोई गलत कदम है तो उसका विरोध करना, कोई भी कानून आए तो उसमें उसकी अगर बुराई है तो उसे निकालना, सामने लाना, विरोध करना, दबाव बनाना सरकार पे, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीकों से दबाव बनाना जिससे जनता का भला हो सके, ठीक है। तो विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है किसी भी लोकतंत्र में। जितना जिम्मेदार आपको पक्ष, सरकार का जितना कर्तव्य होता है उतना विपक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी रोल होता है वहां पे। एक सफल लोकतंत्र वही है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। तो वर्ष 1952 तथा 57 की संसदों के दौरान आपको क्या हुआ कि विरोधी पक्ष की संख्या बहुत ही कम थी। आपको पता ही कांग्रेस का प्रभुत्व था, इनकी संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है। फिर भी उन्होंने अपनी गतिविधियों द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। जितने भी लोग थे प्रबुद्ध लोग थे, ठीक है, होशियार लोग थे, मुद्दों पे बात करते थे, मुद्दों पे विरोध होता था, सरकार को भी उनकी सुननी पड़ती थी, ठीक है, उस हिसाब से सुधार करना पड़ता था। विपक्षी पार्टियों के उद्भव की बात करें और प्रमुख विपक्षी पार्टियों की, तो एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक विचारधारा समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में चल के कई टुकड़ों में बट गई। जो अभी आप देखते होंगे बहुत सारी पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, आपको समाजवादी, या बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुत सारी पार्टियां इसी से टूट के बनी है, ठीक है। इन सब की विचारधारा सोशलिस्ट रही है। तो सोशलिस्ट पार्टी प्रारंभ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस का ही एक अंग था, कांग्रेस के अंदर ही इसका गठन वर्ष 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में युवा नेताओं के एक समूह ने किया था, जो कांग्रेस को अधिक से अधिक परिवर्तनशील तथा समतावादी बनाना चाहते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर्ष 1948 में आपको अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी बन गई, वो कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है। और किसके नाम से जानी गई? सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो 48 में बदल के हो गई सोशलिस्ट पार्टी। आगे बात करें तो वर्ष 1955 के बाद सोशलिस्ट पार्टी अनेक टुकड़ों में विभाजित होती गई, ठीक है। 55 के बाद फिर टुकड़े टुकड़े में बंटने लगे, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई, आपको संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई, ठीक है। फिर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, एस एम जोशी, अच्युत पटवर्धन,
ये सब प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं आपको, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में कि कैसे आपको इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद चुनाव हुए, उसमें सभी पार्टियों ने विलय करके जनता पार्टी बना ली, इसमें सारे नेता ये शामिल थे। फिर जनता पार्टी का विभाजन हुआ तो इतनी सारी पार्टियां आपको निकल के आई। तो वो इतिहास भी पढ़ना है आपको आगे चल के, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक सबका? ये सब क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके गुड। आसान चैप्टर है लेकिन नॉलेज के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लेने के लिए आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको चैप्टर को। तो वर्ष 1920 के शुरुआती वर्षों में रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत में विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ और ये देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की नीति अपनाने पर बल दे रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थी, जो अभी भी पार्टी है कम्युनिस्ट, इनकी एक अलग विचारधारा, आइडियोलॉजी। बंगाल में और केरला में इनका ज्यादा फैट, बंगाल में तो अब बचा नहीं है ज्यादा, केरला में इनकी सरकार अभी भी चलती है, ठीक है, अभी भी उनकी फैट है वहां पे। त्रिपुरा में था बहुत समय तक। कम्युनिस्टों ने वर्ष 1935 तक कांग्रेस के अंतर्गत ही काम किए थे, 1935 तक ये कांग्रेस के साथ ही थे। ये दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग हुए तथा इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन को अपना समर्थन दिया था, ठीक है। जहां एक मॉरल सपोर्ट भारत के लोग जर्मनी को दे रहे थे। आपको पता ही, नेताजी के दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस के, हिटलर, मदद भी की थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है। तो वहां पे कम्युनिस्टों ने एक अलग रवैया अपनाया, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, आपको ब्रिटेन को अपना समर्थन दे रहे थे, ठीक है। कम्युनिस्टों का विचार था कि वर्ष 1947 में जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो सही रूप से आजादी नहीं थी, ठीक है। ये आजादी को भी नहीं मानते हैं, ये 1947 में आजाद जो हुआ पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ देश, ठीक है। इनकी अपनी एक अलग विचारधारा है। 62 के युद्ध में भी इनकी एक अलग विचारधारा थी। अभी हम देखेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे जब हम भारत चीन युद्ध वाले में, उसमें भी कम्युनिस्ट का एक धारा चीन को सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण उसका विभाजन भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, अलग टाइप की एक पार्टी। इस पार्टी का प्रमुख समर्थन कहाँ कहाँ था भाई? इसमें आंध्र प्रदेश में था, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, केरल में था। आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता की बात करें तो ए.के. गोपालन, एस.के. डांगे, ई.एम.एस. नवोदिपाद और पी.सी. जोशी, अजय घोष, पी. सुंदरैया, ये सब उस समय के नेता हैं जो शुरू के जो 3 चुनावों के थे। वर्ष 1964 में चीन तथा सोवियत संघ के मध्य विचारात्मक अंतर आने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया आपको। इसके उपरांत सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाले क्या बन गए आपको? लेनिनवादी, उधर कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह गए, जबकि जो चीन की विचारधारा को मानते थे उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। इनकी भी विचारधारा अलग अलग होती है, लेनिनवादी, मार्क्सवादी, माले, भाकपा, माकपा, आप देखते हैं, लेकिन सब लेफ्ट फ्रंट के नाम से ये जाने जाते हैं। अब बात करें भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ वही पार्टी है जिसकी अभी सरकार चल रही है आपको देश में, कई राज्यों में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का पैरेंटल स्वरूप है ये, ठीक है। शुरू में यही भारतीय जनसंघ था, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, 1951 में, पहले चुनाव के वक्त। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु आपको आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये कश्मीर में ही इनको जेल में हो गई थी, क्योंकि ये मांग रहे थे एक विधान, एक देश है तो एक विधान, एक संविधान, एक नियम होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को जो अलग, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री होता था, उसका संविधान अलग होता था, झंडा अलग होता था, ये उसके विरोध में, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। जबकि दीनदयाल उपाध्याय इसके प्रथम महासचिव थे, सबको पता ही है। अभी एक मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पे किया गया है, ठीक है। जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के सिद्धांत पर बल देता था। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और शक्तिशाली बन सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जनसंघ ने भारत पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने के साथ साथ अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने पर भी बल दिया था, ठीक है। इनकी कुछ डिमांड थी, इनके कुछ आइडियोलॉजी। जनसंघ ने वर्ष 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद इस बात को प्रमुखता से उठाया कि भारत को भी अपने आणविक हथियार बनाने चाहिए, क्योंकि भारत की नीति थी निशस्त्रीकरण की। और जिस नीति का आप देखते हैं, शुरू में युद्ध में हार भी हुई आपको चीन से, कई युद्ध भी हुए, बाद में भारत को लौटना पड़ा, अब हथियार बना रहा है भारत। तो जनसंघ की शुरू से मांग रही थी कि भारत को हथियार बनाना चाहिए, आणविक हथियार, दुनिया में अगर अपना सुरक्षा करना है तो। इसके अतिरिक्त जनसंघ ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को
सरकार द्वारा जो रियायत देने की बात थी उसका भी विरोध किया। ठीक है, जो किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जो विशेष छूट या रियायत दी जाती है उसका ये विरोध करते हैं। जनसंघ के को पहले आम चुनाव में 1952 में सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे आम चुनाव 57 में सिर्फ 4 सीटें मिली थी। ठीक है, जिसकी अभी सत्ता चल रही है। तो समय के साथ परिवर्तन हो गया इनका भी। आगे बात करें एक स्वतंत्र पार्टी की, एक और पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। और स्वतंत्र पार्टी पे जाने से पहले आप लोगों के पास आते हैं, भाई कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं मुझे आप। एनी क्वेश्चन गुरप्रीत? नो सर। सर एक बार इसके मतलब इसमें फिर से पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। ठीक है, बस छोटा सा ही था इंट्रो, आप देख लेना शुरू में। यस सर। चलिए, तो स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी का गठन वर्ष 1959 में चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने किया था। वही चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख नेताओं में के.एम. मुंशी, आपको एन.जी. रंगा एवं मीनू मशानी प्रमुख थे। स्वतंत्र पार्टी का यह विचार था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। पार्टी के अनुसार समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माध्यम से ही आ सकती है, इनका अलग एक विचार। स्वतंत्र पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से संबंध बनाए जाने के विरुद्ध थी। ठीक है, इनका मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को कोई लाभ नहीं हो सकता है, और न ही रूस के साथ रह के या अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के समर्थक थे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज का चैप्टर। ठीक है, भले सिलेबस से हट गया आप लोगों के कुछ लोगों के, लेकिन मैं इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भारत में पहला आम चुनाव कैसे हुआ, क्या क्या कठिनाई आई, उस समय राजनीतिक परिदृश्य कैसे थे, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप एक एसएसटी के आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपका काम है पूरी जानकारी रखना, क्योंकि आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा। एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा के पर्सपेक्टिव से, आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से तैयारी ना करके आपको पढ़िए पहले पूरा। परीक्षा की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी, क्या दिक्कत है। आई होप आप लोगों को मदद मिली होगी, कुछ सूचना मिली होगी। क्लियर है भाई? यस सर। सर ये फिनिश हो गया कि और भी अभी? बस इतना ही था, मैं शॉर्ट में ही लेके आया था आपके लिए, जितनी जरूरत हो उतनी ही जानकारी दे रहा था। ठीक है, ज्यादा फालतू की जानकारी नहीं दे रहा था मैं, जिससे आपका समय ना खराब हो। ठीक है, क्लियर है? आप जानकारी मिली होगी आपको, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी थी इसमें जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, यस सर। और निशु आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। क्या हो गया आज, आप बहुत लग रहे हैं जैसे रोज होके पढ़ रहे हैं, जोश ही नहीं आप। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए भाई सबको शुभ रात्रि, हैप्पी धनतेरस भाई। सभी बच्चों को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। सर इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं? बिल्कुल करने हैं जी, सब करेंगे। ओके सर। हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, पहले ही बताया था आपको जनरल कॉम्पिटिशन के लिए जाना है आगे। ठीक है, यस सर। क्या लगता है एक दिन ज्यादा दे देंगे, क्या दिक्कत हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। मैंने इतना शॉर्ट तो कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया, एक दिन में ये, एक दिन में क्वेश्चन करके खत्म। यस सर, एक बार बुक से भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर।